हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कंगन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और हम साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सारे टॉपिक कर चुके थे और लास्ट हमने किया था डायमेंशनल एनालिसिस। उस वीडियो के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज हमने जो टॉपिक करना है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अभी तक हम चैप्टर में बात कर रहे थे यूनिट की या न्यूमेरिकल वैल्यू की। अब हमने किस चीज की बात करनी है? केमिकल्स की। अब केमिकल्स कौन से? एक्चुअल में ना, अगर मैं बात कर रही हूँ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का जुड़ना। तो जुड़ेगा क्या? जो कोई सिंगल एलिमेंट होगा और जुड़ जुड़ के वो क्या बनाएगा? कंपाउंड। तो मैंने ना यहाँ पर दो न्यू वर्ड्स आपके लिए यूज करे। एक तो मैंने ये वर्ड यूज करा एलिमेंट और दूसरा मैंने वर्ड यूज करा कंपाउंड। तो होता क्या, ये एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है? अगर मैं सिंपल एक बात बोल रही हूँ, कार्बन। तो कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। कार्बन अकेला क्या है? एलिमेंट है। और अगर मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी क्या है? अकेला एक एलिमेंट है। तो जो ऐसी चीजें होती है ना, जो सब कुछ, जैसे अगर मैं एक बात कर रही हूँ कि मैंने क्या किया, एक गोल्ड का बिस्किट लिया। अब पूरे गोल्ड के बिस्किट में गोल्ड 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 ही होगा हर जगह। तो मतलब वो पूरी चीज ना एक ही चीज से बनी है, जो कि है गोल्ड। तो एक ही एलिमेंट से बनी है और गोल्ड को हम लिखते हैं ऐसे ही AU। सिल्वर का हो तो हम क्या लिखेंगे? AG। तो ये जो सारी अकेले अकेले मैंने चीजें लिखी ना, वो क्या है? एलिमेंट। मतलब यहाँ ये क्या चीजें हैं? बिल्कुल एक सिंगल चीज है, इसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। बट अगर मैं बात कर रही हूँ कंपाउंड की, अब मैंने कार्बन उठा लिया और यहाँ से ऑक्सीजन उठा लिया और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से मैंने बना दिया CO2। तो मुझे एक बात पता लगी कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं। और इसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसको ना हम ऐसे ही जोड़ के नहीं बना सकते। इसके लिए ना कुछ 5 बेसिक लॉज होते हैं, जिसको आज हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। तो हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बन गया? द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब क्या कर रहे हैं? हम एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म कंपाउंड, और वही एलिमेंट जुड़ जुड़ के क्या कर रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं। अब यही चीज मैंने बोला कि किस चीज से गवर्न होती है। दिस इज गवर्न्ड बाय 5 बेसिक लॉ। ऐसे ही नहीं जोड़ के हम कुछ भी बना देंगे। अब ये CO2 ही क्यों बना, CO3 क्यों नहीं बना, या फिर CO क्यों नहीं बना? वो भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है, CO बड़ा वाला। तो ये भी एग्जिस्ट करता है। अब ये एग्जिस्टिंग या फिर ये किस तरह से हो रहा है, इसकी क्या रेशो है, ये चीजें हमने पढ़नी है इन 5 लॉ के बेस पे। तो फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फोर्थ है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और फिफ्थ है एवोगाड्रो लॉ। एक एक करके हम इस पूरे लॉ को एक्सप्लेन तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे हर एक लॉ में क्या चीज हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ना हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और इस लॉ की स्टेटमेंट तो आप सबको अच्छे से याद होगी। क्या कहता है ये लॉ? कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तो मैं इसको लिख देती हूँ। तो देखो, इसकी स्टेटमेंट यही है। इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर का मतलब, वो मैटर क्या है? मैटर वो चीज होती है जिसके अंदर मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो हमने यही चीज बोली थी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और वही सेम बात है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब कोई भी रिएक्शन हो रही है, ना तो कोई चीज बन रही है, ना ही कोई चीज डिस्ट्रॉय हो रही है। मतलब क्या है कि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर इंटरचेंज हो रही है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो जहां से हमने रिएक्शन शुरू करी वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट। और जहां तक वो रिएक्शन पहुंच के बनी, मतलब जो चीज उसके अंदर प्रोडक्ट्स बने, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अब जब मास बन नहीं रहा, टूट नहीं रहा, दैट मीन्स इसी के अंदर कंजर्व रह रहा है। कंजर्व का मतलब बचा हुआ है। तो अगर मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, मैंने क्या करा? मीथेन को ऑक्सीडाइज कर दिया और हमेशा क्या बनेगा इसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ पर अगर मैं मास की बात कर रही हूँ, तो कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है।
हाइड्रोजन तो मुझे यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, बट यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन है। तो अगर हाइड्रोजन अलग अलग है तो मास कैसे सेम हो सकता है इनका? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने लॉ को ओबे कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके हाइड्रोजन को इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। बट इसकी वजह से ऑक्सीजन चेंज हो गया, 2 + 2 यहाँ पर होगी 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे, और यहाँ पर तो 2 ही है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर भी 2 लगा दिया। अब मुझे दिख रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ना एक और काम है कि भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम सेम कर दिए, और ये क्या हुआ, हमारी इक्वेशन तो बैलेंस होगी, और ये तो हम 10th में करते थे बैलेंसिंग। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, कंप्लीटली बैलेंस होगी। अब बैलेंस होने के बाद ही जो हमारी एटम्स हैं वो इक्वल हो गए, और हम जो 10th में बैलेंसिंग करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो सके, फॉलो हो सके, जो कि क्या कह रहा है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमें पता लग गया कि हमारा जो मैटर है ना तो क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो रिएक्शन के अंदर ही क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। अब ये क्या है, हमारी मीथेन, उससे हमने रिएक्ट करवाया था ऑक्सीजन को, हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ क्या मिला, वाटर। अब अगर मैं बात करूं इसके मास की, ये हो गया कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 × 4, तो ये मास कितना आ गया मेरे पास, 16 ग्राम। अब ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो कितने ऑक्सीजन लगे हैं, सबसे पहले तो 2, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 × 2, तो ये आ गया हमारे पास 64 ग्राम। तो ये आ गया मास किसका, रिएक्टेंट का। अब बात करेंगे प्रोडक्ट की, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16, 16 × 2, तो ये बन गया 12 + 32, मेरे पास आ गया है 44 ग्राम्स। अब वाटर की बात करें, 2 × वाटर कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 1 × 2 प्लस ये ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 2 + 16, ये 2 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 2 टाइम्स है, और अंदर मैंने वाटर का मास ऐड कर दिया, तो 2 × ये बन गया 18, और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 36 ग्राम। तो अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट्स के मास की, रिएक्टेंट के मासेस को मैं ऐड करूं, इसके मास को मैंने ऐड करा तो ये आ गया 80 ग्राम्स, इस मास को मैंने ऐड करा, ये भी कितना आ गया, 80 ग्राम्स। तो हमारा जो लॉ था वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या कह रहा था लॉ, कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मैटर ना तो बन सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। वही चीज हमने यहाँ पर दिखा दी कि यहाँ पर भी 80 ग्राम्स है, मतलब रिएक्टेंट साइड पे भी 80 है, तो वो कहीं गया नहीं है, ना तो वो डिस्ट्रॉय हुआ है ना ही वो क्रिएट हुआ है, वो क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया है, और वो अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अभी भी मास हमारा कितना आ रहा है, 80 ग्राम। तो यहाँ से ना, ये तो एक एक्सपेरिमेंट की बात हुई। एक्चुअल में ये लॉ दिया था एंटोने लेवोजर ने, और उन्होंने एक बात बोली थी कि उसने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, बहुत केयरफुली उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, जैसे कंबशन की रिएक्शन है, ऐसी बहुत सारे केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं, उन पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा, और हर बार उनको यही चीज मिली कि अप्रोक्सीमेटली हमेशा मास कितना आ रहा था, सेम ही आ रहा था। तो यहाँ से उनका ये जो लॉ था वो कंफर्म हो गया कि दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमारी ये बात क्या होगी, कंफर्म होगी कि इनका जो ये लॉ था वो बिल्कुल सही था। अब किसने दिया था ये लॉ, एंटोने लेवोइजर ने ये लॉ दिया था, और इस लॉ के बेसिस पे ही क्या हुई थी, हमारी पूरी बैलेंसिंग हुई। तो बैलेंसिंग करने का मेन मोटिव ही क्या था, हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करवाना। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ। तो नेक्स्ट हमने जो लॉ करना है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ किसने दिया था, दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। अब इन्होंने क्या बोला लॉ के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं, he stated that a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight। मतलब कि अगर हम एक कंपाउंड की बात करें, हमें एक कंपाउंड गिवन है, उसके अंदर हमें पता है कंपाउंड किस चीज से बने, एलिमेंट से बने, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स की प्रोपोर्शन होगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लेके बात करनी है, प्राउस्ट ने वर्क करा था क्यूप्रिक कार्बोनेट के ऊपर।
एक सैंपल लिया क्यूप्रिक कार्बोनेट के लिए और उन्होंने ना अलग अलग तरह के कंपाउंड उठाए। अब क्यूप्रिक कार्बोनेट ही था, अब अलग अलग कैसे उठाएंगे वो, तो उन्होंने क्या करा, एक जगह रखा सिंथेटिक कंपाउंड और एक जगह रखा नेचुरल कंपाउंड और उसके अंदर की एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन चेक करी। तो देखो चेक करने के बाद उनको क्या मिला, तो देखो यही हमने बात करी, प्राउस वर्क विद द 2 सैंपल्स। उसने 2 सैंपल लिए किसके, क्यूप्रिक कार्बोनेट के, जिसका फॉर्मूला है CuCO3। अब उसमें से एक कौन सा था, नेचुरल ओरिजिन का, और दूसरा था सिंथेटिक ओरिजिन का। तो एक उसने लिया नेचुरल और एक लिया सिंथेटिक। अब दोनों के अंदर कॉम्पोजिशन चेक करी, तो देखो दोनों की कॉम्पोजिशन, नेचुरल सैंपल के अंदर कॉपर की कॉम्पोजिशन है 51.35%, कार्बन की कितनी है 9.74% और ऑक्सीजन की है 38.91%। नेचुरल सैंपल में भी इतनी और सिंथेटिक सैंपल में भी सेम ही है। चाहे उसने सैंपल चेंज कर दिया, उनका ओरिजिन चेंज कर दिया, बट जो कॉम्पोजिशन है, जो परसेंटेज है कॉम्पोजिशन की, वो क्या रही, सेम। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कॉम्पोजिशन की परसेंटेज आई कहाँ से, हमें कैसे पता कि कितनी कितनी परसेंटेज होगी। तो देखो ये हम कैसे निकालते हैं, तो हमने बात करनी क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक का मतलब कॉपर। हमें पता है कॉपर की ना एक्चुअल में 2 वैलेंसीज होती हैं, एक होता है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक। जो क्यूप्रिक होता है ना, उस कॉपर की वैलेंसी होती है 2 और कार्बोनेट होता है CO3 और इसकी वैलेंसी होती है -2। अब यहाँ से हमारा क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया CuCO3 और ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया CuCO3। अब हमने क्या करना है, इसका ओवरऑल मास निकालना है। जब हम इसका ओवरऑल मास निकालते हैं, तो ओवरऑल मास या फिर मोलर मास जिसको हम कह सकते हैं, यह है कॉपर। तो कॉपर का कितना होता है हमारा 63.546 प्लस इसके अंदर हमने कार्बन का ऐड करना है। कार्बन का मास होता है 12.01 और साथ ही साथ हमने ऐड करना है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का होता है एग्जैक्टली 15.999, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं 16, और यहाँ पर 3 है तो इसको क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। अब इनको ऐड करके आ जाएगा ओवरऑल कॉपर कार्बोनेट का मोलर मास। तो इनको ऐड करके आ गया 123.556 ग्राम पर मोल। तो ये तो मिल गया ओवरऑल का। अब जब मेरे को परसेंटेज निकालनी है, हमारी परसेंटेज कैसे आती है, अगर हमने अपने सिर्फ मैथ्स की या सिर्फ साइंस की परसेंटेज निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं कि वही मार्क्स लेके अपॉन में टोटल इंटू 100। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, जब हम अपनी परसेंटेज निकालते हैं तो जितने मार्क्स आए अपॉन टोटल। तो यहाँ पर जब मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है कॉपर की, तो कॉपर का मास मुझे कितना दिख रहा है 63.546 और इसको मैं डिवाइड कर दूंगी टोटल से 123.556। सिमिलरली जब मुझे किसके लिए निकालना है, ऑक्सीजन के लिए निकालना है, तो मैं ऑक्सीजन का मास लूंगी, ये आ गया 16 × 3 48, तो 48 अपॉन 123.556। और जब मुझे वही परसेंटेज इसके लिए निकालनी है कार्बन के लिए, तो मैं कार्बन का मास लूंगी 12.01 अपॉन 123.556। इसको डिवाइड करके जो आएगा ना, वही हमारी परसेंटेज थी। तो ये परसेंटेज कहीं आपको पता मतलब कि याद नहीं करने की भी कहाँ से आई, एक्चुअल में ये जो हमारा कंपाउंड था उसी के हमने क्या उठाए, एलिमेंट्स उठाए। और हम बात कर रहे थे कि डेफिनेट प्रोपोर्शन किसके थ्रू होती है, बाय मास होती है, बाय वेट होती है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, वही मासेस लिए, उसी मासेस से परसेंटेज बनाई, और इसको जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहीं से वो परसेंटेज आई है जो हमने अभी टेबल बनाया था, जो कि किसका था, नेचुरल वन और सिंथेटिक वन का। तो यहीं से हमारी परसेंटेज पता लगी, और यही कह रहा था हमारा लॉ कि जो ये परसेंटेज होती है यह हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। जो भी परसेंटेज हमारी आ रही है वो प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे हमने वो कंपाउंड कहीं से भी लिया हो, मतलब नेचुरल सैंपल लिया चाहे हमने सिंथेटिक सैंपल लिया। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। अब चलते हैं हम अपने थर्ड लॉ पे। तो हमारा थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि दिया था डेल्टन ने 1803 में। अब मल्टीपल का क्या मतलब है वो इसके लॉ से आपको पता लगेगा। तो क्या बोला इन्होंने, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन, अगर 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, ऐसा नहीं है कि अब जो 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट कंबाइन हुए
उन्होंने एक ही तरह का कंपाउंड दिया, वो एक से ज्यादा तरह का भी कंपाउंड दे सकते हैं। द masses of the one element that combine with the fixed mass of the other element, मतलब क्या है कि अगर जो एक एलिमेंट है वो दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है तो वो होल नंबर में होगा। नहीं समझ आया? देखो इसको ध्यान से देखो, एक तरफ लिया मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एक बार तो वो कंबाइन करके बना रहा है वाटर, और दूसरे केस में वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बना रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इस केस में देखो, अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन है 1 और यहाँ पर है 2, तो मैं क्या करूंगी, इसके आगे मैं क्या लगा दूं, हाफ लगा दूं। और अब मैं चेक करती हूँ कि इसके कितने कितने मास होंगे। तो H2 है तो ये हो गया 2 ग्राम्स, क्योंकि 1 इंटू 2 हाइड्रोजन का मास होता है 1 और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ऑक्सीजन का मास होता है हमारा 16 और यहाँ पर 2 है तो 32, बट हमने क्या लिया उसका हाफ, तो कितना आ जाएगा 16 ग्राम। और वाटर का मास हो गया हमारा 18 ग्राम्स, अभी अभी हमने कैलकुलेट करा था 2 प्लस 16 से आ जाएगा, तो ये हो गया 18 ग्राम्स। अब यहाँ पर सिमिलरली ये 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 ग्राम्स और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो ये बन गया हमारा H2, मतलब 2 इंटू 1 ट्वाइस और 16 इंटू 2 32 और 2 बन गया हमारा 34 ग्राम्स। अब एक चीज देखो, हाइड्रोजन है फिक्स मास में, हाइड्रोजन है फिक्स मास में, और जो अदर एलिमेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन। तो हमारी बात यही हो रही थी, मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास। तो फिक्स मास किसका पता लग गया हमें, हाइड्रोजन का क्या है, फिक्स मास है। और जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन। अब इस एलिमेंट के क्या होंगे, मासेस, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग मास है और वो हमेशा किस में होंगे, एक जो रेशो होगी वो क्या होगी, होल नंबर की। तो यहाँ पर रेशो क्या आ रही है, 16:32, तो ये क्या बन गई 1:2। तो अब मुझे ये लॉ क्लियर हो गया होगा, आप अच्छे से पढ़ के देखो अब इसको फिर से, दैट व्हेन द टू एलिमेंट्स कंबाइन, दो एलिमेंट कंबाइन हुए, उन्होंने क्या बनाया, मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर, वो एलिमेंट, वो वाला एलिमेंट जो कि दूसरे फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है, मतलब अब वो वाला कौन सा, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला जो कि हाइड्रोजन फिक्स से कंबाइन हो रहा है। अब उसका जो मास होगा, उसकी फिक्स्ड मास का जो रेशो होगा वो कितना आ गया, एक प्रॉपर होल नंबर में आ गया। तो यही चीज हमें बोली थी और वही चीज हमने प्रूफ कर दी यहाँ पर कि जो मासेस हैं फिक्स वाले के साथ, वो दोनों, ये वाले दोनों आपस किस में होंगे, रेशो में होंगे, ये तो फिक्स ही रहेगा। अब ऐसी एक और एग्जांपल की बात करते हैं, अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ रही हूँ तो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, और वही कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो क्यों बोला हमने, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन और 2 है तो हमने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी के मासेस की बात करें, पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ सिंगल ऑक्सीजन है तो हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, सिंगल ऑक्सीजन कर दी। तो सिमिलरली अब वही मासेस आ जाएंगे, कार्बन का यहाँ पे होगा 12 ग्राम, ऑक्सीजन हाफ है तो 16 ग्राम, मतलब एक ही बन गई ओवरऑल, और ये बन गया कार्बन 12 प्लस 16, तो ये बन गया हमारे पास 28 ग्राम्स। अब यहाँ पे बात करते हैं, कार्बन अगेन 12 ग्राम, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो 32 ग्राम्स, और इसका मास आ जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2 आ जाएगा 32, तो ऐड करके आ गया 44 ग्राम्स। तो अगेन वही चीज कि एक है फिक्स, यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि एक मास कौन सा है, फिक्स, और जो दूसरा एलिमेंट है वो अगेन किस में है, रेशो में है। तो फिर से रेशो की आ गई 16:32, तो ये बन गई 1:2। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा 1:2 ही आए, ये तो कोइंसिडेंटली जो हमने इक्वेशंस ली वो सेम आ गई, बट जरूरी नहीं है कि हमारी हमेशा रेशो 1:2 आए। अगर हमने कुछ और लिया होता तो यहाँ पे मे बी 2:1 भी आ सकती थी। तो डिपेंड करता है, अगर मैं ये इक्वेशन पहले लिख देती और फिर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना होता तो 2:1 आ जाता। तो इट डजेंट डिपेंड कि भी हम इसको किसको पहले लिख रहे हैं और किसको बाद में लिख रहे हैं। मेन चीज है कि आपको एक क्या देखना है कि एक जो
एलिमेंट है वो हमेशा किस में होगा, फिक्स में होगा, और दूसरे की आपको क्या निकालनी है, रेशो, और वो रेशो हमेशा किस में आएगी, होल नंबर में आएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। हम इसको मल्टीपल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने सेम एलिमेंट्स को लेके मल्टीपल कंपाउंड्स बनाए और उन्हीं मल्टीपल कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट में हमने क्या चेक करी है, उसकी रेशो चेक करी है। तो ये होता है आपका थर्ड लॉ कंप्लीट। अब चलते हैं अपने फोर्थ लॉ की तरफ। तो हमारा फोर्थ लॉ है गे-ल्यूसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये लॉ किसने दिए, गे-ल्यूसैक ने। कौन से ईयर में, 1808 में। अब ये लॉ ना सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, गैसेस पे। तो सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल है ये लॉ। और देखो ये लॉ क्या कहता है, तो क्या कहा इन्होंने, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस, या तो गैसेस कंबाइन हो रही है या फिर वो प्रोड्यूस हो रही है किसी भी रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल रेशो, हमेशा वो किस में होगी, एक रेशो में, बाय वॉल्यूम। रेशो वाली बात अभी अभी हमने कहाँ पे करी थी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में, बट वहां पे हमने बात करी थी बाय वेट। यहाँ पर हमने वही रेशो किस में देखनी है, बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि जो हमारी कंडीशन होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, STP, मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब कि जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर रहना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। और जो हमने रेशो लेनी है वो किस में लेनी है, बाय वॉल्यूम लेनी है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो देखो हमने बात करी थी गैसेस की, जो गैसेस होंगी उसकी रेशो की बात करनी है। तो हमने क्या लिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इससे क्या बना, वाटर। तो H2 गैस में है, ऑक्सीजन भी गैस में है, और इससे क्या बना, वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। मुझे क्या चाहिए था, गैसेस का रेशो। तो क्या है, हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, और रेशो कैसे चाहिए था, बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या है, 100 और ये क्या है, 50। तो 100:50, तो जो कि आ गया 2:1। और यही बात मैंने करी थी कि वहां पर भी हमने ये देखा था कि एक पर्टिकुलर रेशो आ रही है। तो हमने ये चीज देखी कि जहां हमने पहले बात करी थी वो था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, बट वो था बाय मास। तो ये भी एक तरह से वैसा ही है, यहाँ पर भी हम रेशो निकाल रहे हैं और जैसे हमने पहले किया था। तो हम इसी लॉ को क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, बट पहले का कैसे था, बाय मास। अब ये क्या है, बाय वॉल्यूम। अब वहां पर भी यही बात हुई थी कि जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा, मतलब कि जो रेशो है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर भी हमने ये बात की थी कि जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहेगी, सेम, बट कैसे रहेगी, बाय वेट। यहाँ पर भी हमने क्या बात करी कि एक रेशो आएगी जो कि क्या रहेगी, हमेशा सेम। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक केस में यहाँ पर 3 हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, ऑक्सीजन 1 ही रहे। जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट हम किसके लिए ले रहे हैं, गैसेस के लिए, और गैसेस की मेजरमेंट हम किससे कर रहे हैं, वॉल्यूम से कर रहे हैं। तो इसी रीजन से इस लॉ को हम और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। तो अब इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि प्रॉपरली डिस्कस नहीं हुए थे, जो कि फर्दर हमारे 5th लॉ में डिस्कस किए, किसने करे, एवोगैड्रो लॉ ने। एवोगैड्रो ने, जो कि हम पढ़ेंगे 5th लॉ में, जो कि है एवोगैड्रो लॉ। तो अब ये जो हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, इसका लास्ट लॉ अब हमने पढ़ना है, जो कि है एवोगैड्रो लॉ। लास्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि हमारा पूरा मॉल कॉन्सेप्ट एवोगैड्रो नंबर पे तो चलता है। तो अब हमने किसकी बात करनी है, एवोगैड्रो लॉ की। अब एवोगैड्रो लॉ समझने के लिए ना मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटेशन सेटअप करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमने क्या करा, 3 अलग अलग जार्स ले लिए, या फिर 3 अलग अलग हमने वेसल्स ले लिए, जिसके अंदर मैंने अलग अलग तरह की गैस फिल करी। जो फर्स्ट जार है उसमें मैंने फिल करी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस। सेकेंड जार के अंदर मैंने फिल कर दी नाइट्रोजन, और थर्ड जार में मैंने फिल कर दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब मुझे पता लग गया कि मैंने 3 अलग अलग जार लिए हैं जिसमें मैंने 3 अलग अलग गैसेस लिए हैं। बट ये जो गैसेस मैंने लिए हैं, ये लिए मैंने इक्वल वॉल्यूम में, क्योंकि हमारा लॉ किसके लिए है, ये इक्वल वॉल्यूम के लिए। तो देखो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ना है,
तो जैसे कि मैंने कहा कि हमने इक्वल वॉल्यूम लिए, इसी के बेस पे हमारा लॉ है, ध्यान से देखना। इन 1811 एवोगाड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि अगर मैंने इन तीनों जार्स में इक्वल नंबर ऑफ इक्वल वॉल्यूम लिए, कि अगर मान लो मैंने ऐसा बोला कि ये भी 10 ml है, ये भी 10 ml है, ये भी 10 ml है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब मैंने एक चीज स्पेशली इसमें मेंशन करी है कि एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया और प्रेशर चेंज कर दिया तब मेरी ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? देखो, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब कि मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बहुत ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, मूव करेंगे, और मूव करने की वजह से वॉल्यूम चेंज हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं किसी चीज पे प्रेशर लगाऊंगी तो वो और ज्यादा प्रेशराइज हो जाएंगे और वो पास पास आएंगे, उसकी वजह से भी वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो मेरे को जब पता है कि मैंने तीनों का क्या रखना है, इक्वल वॉल्यूम रखना है, और टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से मेरा वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो मुझे वो कंडीशन ऐसी रखनी ही नहीं है। मेरा जो लॉ है वो इसी बेसिस पे है कि अगर मेरा इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस है तो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब मेरा टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो मुझे ये बात पता लगी कि जब इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस ले रही हूँ तो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। बट इसके अंदर ना हमें एक चीज और ऐड करनी चाहिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड मास, कि मुझे मास और साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैंने एक में हाइड्रोजन लिया, एक में नाइट्रोजन लिया, एक में कार्बन डाइऑक्साइड लिया। हाइड्रोजन का मास सबसे कम है, हाइड्रोजन तो बेचारा छोटा सा है, नाइट्रोजन उससे बड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड तो उससे भी बड़ा, और इसका मास भी ज्यादा। तो अगर मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि मैंने सेम ही लिया है ना, सेम वॉल्यूम लिया है, तो अगर मैंने ऐसा मान लिया कि बस की 2 सीट्स हैं और एक पे तो छोटे छोटे बच्चे, मतलब नर्सरी के बच्चे हैं, और एक सीट पे 4 बच्चे आ गए, बट वहीं पे अगर मैंने बड़े बड़े बच्चे बिठा दिए, 12th के बच्चे बिठा दिए, अब ये तो 3 ही पूरे आ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने मास बढ़ा दिया तो वहां पर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने तीनों का इक्वल वॉल्यूम लिया है तो इससे मुझे मास का कोई लेना देना नहीं। अगर मैं ये कह रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास तो बड़ा है, तो इतने में उसका वॉल्यूम प्रॉपर इसके इक्वल नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज इस चीज पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जार के वॉल्यूम की बात नहीं करी है, मैं जार बड़ा छोटा भी ले सकती हूँ। मैंने किस चीज की बात करी है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस। स्पेशली मेंशन्ड है कि इक्वल वॉल्यूम किसका है, गैस का, ना कि जिस वेसल में या फिर किस जार में मैंने उसको रखा है। तो ये चीज मुझे स्पेशली पता होनी चाहिए कि मैं किस चीज का वॉल्यूम ले रही हूँ। मैं गैस का वॉल्यूम ले रही हूँ, और गैस का वॉल्यूम जार के वॉल्यूम से कोई भी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। हमें मेनली क्या लेना है कि गैस वॉल्यूम जो है हमारा, वो गैस का इक्वल होना चाहिए, ना कि जिस वेसल को हम ले रहे हैं। और जो चीज हमें रखनी है साथ में कंडीशन, वो क्या है कि हमारी टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, और मास और साइज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मेरे को ये पता लग गया कि इक्वल वॉल्यूम से इक्वल मॉलिक्यूल आए। बट मुझे एक बात बताओ, हमने तो आज तक ये पढ़ा है कि मॉलिक्यूल हमेशा इसके अंदर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमने कैसे बोलते हैं कि इक्वल वॉल्यूम रखना है? क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल्स होते हैं उस टाइम पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के साथ साथ जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम आता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। तो मतलब कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि तीनों के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, दैट मीन्स कि तीनों का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर ही होगा। तो हमें पता लग गया कि अगर इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आ रहे हैं। बट जरूरी नहीं है कि अगर मैंने ये बात लिखी है तभी ये चीज एप्लीकेबल है और बाकी कंडीशंस पे नहीं है। अगर मैं तीनों का 10 लीटर ले लूं तब भी मॉलिक्यूल शायद से कम आएंगे, बट वो अभी भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। मतलब हमारा लॉ अभी भी सेटिस्फाई करेगा, बट जरूरी नहीं है कि हमारा मॉलिक्यूल्स अब उतने ही आए। डिपेंड करेगा कि हमारा लीटर्स, मतलब हमारा वॉल्यूम कितना, अगर इक्वल है तो इक्वल तो आएंगे। बट अगर हमने 22.4 ही लिया, तीनों का वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम, तो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, जो कि 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि है हमारा एवोगाड्रो नंबर।
तो अब हमें ये बात पता लगी कि उसने गैसेस के अकॉर्डिंग क्या बात बोली। अब एवोगाड्रो ने ना गैसेस के अकॉर्डिंग एक बात और बोली थी। इन्होंने ये बात बोली कि जो हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, आज तक हमने इनकी थ्योरी से पहले हमने क्या करा था कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बन के वाटर बना रहे हैं। बट इससे पहले हमने प्रॉपरली स्टेबिलिटी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मतलब कि जो दो सेम एलिमेंट है इसकी नहीं देखी थी। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो कि O2 बनाती है, ये H2 बनाती है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो कि N2 बनाती है। ऐसे कंपाउंड्स बनने पॉसिबल है। ये बात किसने बताई? एवोगाड्रो ने ही बताई। अब उन्होंने जब ये बात बोली ना तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? उनको नहीं पता था कि ऐसे पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स भी पॉसिबल है। पॉलीएटॉमिक का क्या मतलब है कि हमने एक ही एलिमेंट को सेम एलिमेंट्स को जोड़ के उनको पॉलीएटॉमिक बना दिया, मतलब एक से ज्यादा एटम्स को हमने जोड़ दिया। अब इस तरह के एटम्स को हम डाइएटॉमिक कहते हैं। इसी तरह से P4, इसमें भी जो फॉस्फोरस हैं बहुत सारे कंबाइन करें, इसको अब हम टेट्राएटॉमिक कहेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि एक ही जैसे एलिमेंट्स ज्यादा एक ही जैसे एलिमेंट ज्यादा भी कंबाइन होके कंपाउंड बना सकते हैं। और ये बात किसने बताई? एवोगाड्रो ने। बट इस बात को रिकॉग्निशन कब मिली? आफ्टर 50 ईयर्स, मतलब 1860 में जाके ये सारी बातें पब्लिश हुई एक प्रॉपर जर्नल में, इस बात को कंसिडरेशन मिली। और तब तक ये एवोगाड्रो जो हमारे साइंटिस्ट थे वो रहे भी नहीं थे, क्योंकि 1856 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये बात उन्होंने ये लॉ कब दिया था? 1811 में। तो 1860 मतलब कि आफ्टर 50 ईयर्स इस बात को प्रॉपर रिकॉग्निशन मिली। तो उनकी प्रॉपर जो थ्योरी थी वो पब्लिश भी हुई और उनके इस इम्पॉर्टेंट वर्क के ऊपर ही सारा का सारा मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो हमें ये बात तो पता लगी। अब हमने इसी का एक एग्जांपल देखना है। जो हमने इक्वल वॉल्यूम की बात करी, तो हम जब बात करेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की, इससे क्या बन रहा है? वाटर। अब मैं क्या करूंगी? इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगी। इस रिएक्शन को जब मैं बैलेंस कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 है, तो मैंने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। हाइड्रोजन हो गए 4, तो यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया? 2 लगा दिया। तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन क्या कर दी? बैलेंस कर दी। बट आपको एक चीज नोटिस हुई? देखो कि यहाँ पर जो मैंने बैलेंसिंग करी है वहां पर मैंने ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लगाया और बाकियों के आगे 2 2 लगा दिए। बट इससे पहले देखो जो मैंने बैलेंसिंग की थी, दैट मीन्स यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन के आगे हाफ लगाया था। अब ऐसा मैंने क्यों करा? देखो ध्यान से, क्योंकि मैंने यहाँ पर बात की थी कि मैंने जब एक फिक्स मास ली है तो मेरे को एक कंप्लीट कंपाउंड मिल रहा है जो कि अलग अलग कंपाउंड्स हैं। अगर मैं यहाँ पर बैलेंस करके 2 लगा देती तो मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ता और फिर मुझे इस रिएक्शन को भी बैलेंस करना पड़ता। तो उस सारी प्रॉब्लम से रिजॉल्व होने के लिए, वो सारी प्रॉब्लम को क्रिएट ना करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन को ही हाफ कर दिया, जिससे सिर्फ यही रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ा, इस रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि हमने बैलेंसिंग इस वे से यहाँ पर क्यों करी है और यहाँ पर अलग वे से क्यों करी है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मुझे बात पता लगी कि 2 वॉल्यूम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो मैंने क्या करा? 1 और 1, 2 वॉल्यूम किसके ले लिए? हाइड्रोजन के। तो ये हो गया 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और साथ में एक और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। साथ में ऑक्सीजन का भी एक ही वॉल्यूम है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर मुझे क्या मिल गए? 2 वॉल्यूम वाटर के, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी वाटर वेपर्स है तो गैस। तो 2 वॉल्यूम मुझे किसके मिल गए? अलग अलग वाटर वेपर्स के। तो 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर और एक और वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब यहाँ पर सभी कंटेनर्स की वॉल्यूम इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ सभी कंटेनर्स में मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। तो अच्छे से अब आपको समझ आ गया होगा कि एवोगाड्रो ने क्या बोला, उनकी क्या क्या थ्योरी थी और उनकी थ्योरी को कब रिकॉग्निशन मिली। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब इन्हीं सारी लॉ को इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके हमने क्या करना है? एक एटॉमिक थ्योरी बनानी है। क्योंकि हमने यहाँ पे एटम की स्टडी करी, एटम क्या क्या लॉ को ओबे कर रहा है, हमने वो चीज देखी। और इसी चीजों को कंबाइन करके हम क्या चीज देखेंगे कि हमारी अल्टीमेटली जो इससे थ्योरी बननी है, दैट मीन्स डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके अंदर यही कुछ लॉज यूज होने हैं। तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें
आगे की थ्योरी पढ़नी भी आसान हो जाए और ये सारे लॉ भी रिवाइज हो जाए। तो हमने स्टार्ट किया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, केमिकल्स की कॉम्बिनेशन हो रही है, मतलब कि एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाते हैं, ऐसे हमने अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करके क्या बनाने, कंपाउंड बनाने। अब कॉम्बिनेशन के लिए ना फर्दर हमारे पास क्या होते हैं, 5 लॉज होते हैं जिसको हमने एक एक करके पढ़ा। तो देखते हैं क्या क्या थे हमारे लॉ। सबसे पहले हमने करा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास हमेशा कंजर्व रहता है, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमने यही चीज पढ़ी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और हमने क्या करा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेक करा है कि जो हमारा मास है वो दोनों केस में क्या रह रहा है, इक्वल रह रहा है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसको दिया था एंटोनी लावॉइजर ने। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद हमने देखा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, और इन्होंने क्या बात कही थी कि हमेशा जो रेशियो होगी वो सेम रहेगी, चाहे हमने वो सैंपल कहीं से भी लिया। तो हमने यहाँ पर 2 सैंपल लिए, एक तो हमने क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया नेचुरल ओरिजिन से, एक लिया हमने सिंथेटिक ओरिजिन से। और जब हमने कैलकुलेट करा तो कैलकुलेट करके जो हमने यहाँ पर इनकी परसेंटेज निकाली, वो परसेंटेज हमेशा क्या आई, सेम, चाहे हमने नेचुरल लिया चाहे हमने सिंथेटिक लिया। तो हमें ये बात पता लगी कि क्यूप्रिक कार्बोनेट चाहे हम नेचुरल ले चाहे हम सिंथेटिक ले, सिमिलरली अगर हम कोई और कंपाउंड भी लेंगे और अलग अलग जगह से उसको ले रहे हैं तो उसकी जो परसेंटेज है वो अभी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, मतलब उनकी रेशियो सेम ही रहेगी। और इसके बाद हमने करा नेक्स्ट लॉ जो कि था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि कुछ एलिमेंट्स हम ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कुछ रिएक्टेंट्स को हम कंबाइन कर रहे हैं और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बन सकता है, मतलब कि जो हमारे कंपाउंड बने हैं वो मोर देन 1 टाइप के हैं। बट उसके लिए जो हमने रिएक्टेंट लिए, एक का हमेशा क्या होगा, फिक्स मास होगा, और जिसका फिक्स नहीं है उसके साथ वाला उसकी जो रेशियो आएगी हमेशा क्या आएगी, एक सिंपल रेशियो आएगी, जो कि हमने यहाँ पर वाटर वाले एग्जाम्पल में देखा। साथ ही साथ हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाले एग्जाम्पल में देखा, जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं, कार्बन का फिक्स मास है और जिसका फिक्स नहीं है मतलब कि ऑक्सीजन, उसकी क्या आ रही है, एक सिंपल रेशियो आ रही है। तो ये हुई बात हमारी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। और मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड लॉ। इसके बाद जो हमने फोर्थ लॉ पढ़ा वो था गे-लुसाक लॉ, और वो किसके लिए सिर्फ वैलिड था, गैसियस के लिए, गैसेस के लिए वैलिड था। और ये चीज क्या बोल रहा था, ये सिमिलर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला था, बट यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस क्या था कि वहां पर हमने लिया था, जो हमने परसेंटेज निकाली थी, जो हमने रेशियो निकाली थी वो बाय वेट निकाली थी, यहाँ पर हमने क्या निकाली है, बाय वॉल्यूम निकाली है। तो इसी रीजन से इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। और लास्ट हमने क्या पढ़ा, एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ के कंक्लूजन हमारे पास क्या था कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस लेते हैं उससे हमें क्या मिलेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ऐसा ही किसके लिए होता है, यही चीज हमारी प्रूफ होगी क्योंकि जब हम 22.4 लीटर्स वॉल्यूम देते हैं तो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स आते हैं, मतलब इक्वल आते हैं हमेशा, 6.022 × 10⁻23। और फर्दर इन्होंने पॉलीएटॉमिक एटम्स के बारे में, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स के बारे में बताया, जिसकी रिकॉग्निशन चाहे इनको 50 ईयर्स के बाद मिली, बट इनके वर्क से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन से पूरा हमारा मूल कंसेप्ट फॉर्म हुआ। तो मतलब कि ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने पढ़ लिए सारे के सारे लॉ, इनको यूज करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे और हमारी अल्टीमेटली क्या बनेगी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।